हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग की टॉपिक होने वाली है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अगर हमारे पास किसी मैटर की प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हम जानते हैं दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें मेज़र करना है, मापना है, तो उसके तरीके क्या होने चाहिए, कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इनको समझते हैं, फिर उसके बाद इसके मेज़रमेंट पर आएंगे। तो हमको जैसे पता है बच्चों कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द प्रॉपर्टीज़ of matter can be of two types। दो प्रकार की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं किसी पदार्थ की, उसी का मापन करना है। पहली होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। सभी को पता है ये बातें। अब यहां पे बात करता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक ना। तो आपको बस एक दिमाग में एक बात रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व की जाए, ठीक ना, जिसको देख करके हम बता सकें कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कहीं पर कलर चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट कुछ है, आप जान रहे हो कि 100 डिग्री पर देख रहे हो कि ये पानी बॉईल कर रहा है, तो ये उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। 0 डिग्री पर फ्रीज हो जा रहा है, ये देख रहे हो आप इस चीज़ को, तो ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी का टेस्ट, किसी का ऑर्डर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के पर आती हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, हम लोग लिख सकते हैं कि विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट अंडर, which can be observed without any chemical change, या विदाउट एनी चेंज। और वो चेंज कौन सा होना चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसा होना चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए। तो विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी केमिकल चेंज, यानी ऐसी रिएक्शन, ऐसी फिजिकल ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर कोई भी चेंज ना हो। किस प्रकार का चेंज ना हो, वहां पर फिजिकल चेंज ना हो, सॉरी केमिकल चेंज ना हो। वहां पर क्या हो, केमिकल चेंज ना हो, फिजिकल चेंज तो होगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक ना। अगर हमने इसको यहाँ पे एग्जांपल के बेसिस पे क्लासीफाई कर लें तो क्या हो सकता है, कलर हो सकता है, ठीक ना, स्टेट हो सकता है, यानी मैटर की स्टेट्स, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक ना, ओडर हो सकता है, ठीक ना, ओडर हो गया। इसके बाद हो गया हमारा ओडर हो गया, टेस्ट हो गया, एटसेट्रा। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल, तो केमिकल चेंज क्या होता है, विच कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडरगोइंग सम केमिकल चेंजेस, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड when undergoing in some changes, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर कुछ परिवर्तन हो, ठीक ना, वही हमारी क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, ठीक ना। ऑब्जर्व ओनली अंडरगोइंग सम केमिकल चेंज, ऑब्जर्व व्हेन ओनली undergoing in some chemical changes, ठीक। केमिकल चेंजेस यानी यहां पर केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक ना। अब रासायनिक परिवर्तन किस टाइप का होगा, तो आप जैसे मैं आपको बताता हूं। पहला, अगर मुझे कंबशन चेक करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अब हमको इसको चेक करना है कि ये कंबशन या कंबस्ट होगा कि नहीं होगा, ये जलेगा कि नहीं जलेगा। तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बंद करेंगे, चेक कर लेंगे भाई जल रहा है कि नहीं जल रहा है। किसी कंपाउंड है, जैसे एसिडिटी निकालनी किसी कंपाउंड की, बेसिसिटी पता करनी है,
तो इस तरीके के चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के केमिकल चेंजेस हम करके पता कर सकते हैं। एसिडिटी होगी तो आपको पता होता है कि किसी बेस की एसिडिटी होती है और किसी एसिड की बेसिसिटी होती है, तो दूसरी ये अपोजिट होते हैं। अगर हमें किसी एसिड की बेसिसिटी चेक करनी है तो हमें ये पता होगा कि उसके पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर देखेंगे कि कितने रिप्लेस होकर के अलग सा कंपाउंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं भैया 1 H+ है, 2 H+ है, कितने मोल है, कितना नहीं है, सब सारी चीज़ें इसी तरीके से पता कर सकते हैं। तो जहाँ पर बच्चों याद रखिए केमिकल चेंज इन्वॉल्व होगा, ठीक ना, उसका भी मेजरमेंट, जहाँ पर फिजिकल चेंज इन्वॉल्वमेंट होगा उसका भी मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो चेंज हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दो तरीके की होती है, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जहाँ पर हमें कोई केमिकल परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलता है, वो फिजिकल होती है। जैसे आप देख रहे हो कलर, स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ओडर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें, विच कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ओनली अंडरगोइंग इन सम चेंजेस, सम केमिकल चेंजेस, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि केमिकल चेंजेस में चीज़ें रिवर्सेबल नहीं होती हैं, फिजिकल चेंज में रिवर्सेबल होती हैं। सारी बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव, measurement is a quantitative value। तो मेजरमेंट क्या है, एक क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मात्रात्मक, मात्रात्मक मान है ये भैया, मात्रात्मक मान है, मात्रात्मक जिसको हम माप सकें। क्वांटिटेटिव, अब इसका मतलब कैसे, रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, देख लीजिए। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे किसी भी क्वांटिटेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस आप उसकी यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और अगर हम उसकी यूनिट लगा दें तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मुझे, या ऐसे समझिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए पानी है, ठीक ना, अब उसको मुझे मेजरमेंट में लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू लिखनी है, यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उसका लिखना है। तो मैं कहूँगा कि आपके पास, कि मेरे पास 5 पानी है, ऐसा बोलूँगा क्या, नहीं ना। तो उसको बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा कि भैया मेरे पास 5 मॉलिक्यूल पानी है कि 5 लीटर पानी, क्या बोलूँगा, तो उसकी यूनिट लगाऊंगा। तो अगर मैंने लिखा 5, तो इससे कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है, नहीं पता चला भाई 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे। जैसे ही आपने लगाया 5 लीटर, तो हाँ भैया कुछ आंकड़ा समझ में आया कि हाँ कितना पानी है, 5 लीटर पानी है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको। अगर आपसे कोई कहता है मेरा वजन 70 है, अब व्हाट 70 का मतलब क्या, कितना, 70 किलो, कुंटल, कितना भैया जल्दी बताओ। तो 70 kg। तो दीज आर द न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ का मेजरमेंट इसी तरीके से करते हैं, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। पहले आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखनी है कि कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकें। ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है बच्चों। अब क्या होता है, ध्यान से और सुनो। 1900 नहीं, अगर हम कहें 18th सेंचुरी की बात करें, इन 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के आसपास बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। उस टाइम हमारे पास 2 तरीके के मेजरमेंट सिस्टम हुआ करते थे। एक तो था एक इंग्लिश सिस्टम और था दूसरा मैट्रिक सिस्टम। तो पहला था द इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था
द मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक ना, दो सिस्टम थे, एक था हमारे पास आपका इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स है, सॉरी एक्स नहीं है, मैट्रिक। तो अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, इंग्लिश सिस्टम क्यों बहुत अच्छा था या क्यों बहुत खराब था, दोनों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जो इंग्लिश सिस्टम था बच्चों, इट इज लेस फेमस, ये बहुत ज्यादा नहीं चला, इट इज लेस फेमस। अब अगर कोई चीज लेस फेमस है या बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, हो रही है, तो उसके पीछे भी क्या होता है, कोई कारण होता है, कोई वजह होती है कि ये भैया इतना फेमस इसलिए नहीं हुआ। तो वो बच्चों वो बात थी यहां पर कि यहां पर डेसिमल्स वर इग्नोर्ड, डेसिमल्स वर इग्नोर्ड इन दिस सिस्टम। यानी अगर हमको ये वेट जो मैंने लिखा था 70 kg, अगर किसी का वेट 70 kg है तो भी मामला ठीक है, किसी का वेट 80 kg है तो भी मामला ठीक है, अगर किसी का वेट 85 kg तो भी ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। यानी 85.5 नहीं होना चाहिए, 70.2 नहीं होना चाहिए, यानी ये पॉइंट्स की वैल्यू को, यानी डेसिमल वैल्यूज को ये नहीं बताता था, इसलिए लेस फेमस था, इसीलिए इतना प्रचलित नहीं हुआ। क्लियर है बात। जबकि इसकी अपोजिट बात करें, जो हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम था, ये इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे, यानी इट वॉज वाइडली यूज्ड, इट वॉज वाइडली यूज्ड, यानी इसको बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में यूज़ किया जाता था। ठीक ना, बहुत लोग इस्तेमाल करते थे और ये फेमस भी था। ठीक ना, इट वाज फेमस। क्यों फेमस था? क्योंकि इन दिस सिस्टम डेसिमल वैल्यूज आर इंक्लूडेड, इसमें डेसिमल वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया था, उसमें जगह दी गई थी डेसिमल वैल्यूज़ के बारे में, हम इनका मेजरमेंट कर सकते थे, जब समझ सकते थे। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते बच्चों, नोन एज फ्रेंच सिस्टम। इसको हम लोग बोलते थे क्या? फ्रेंच सिस्टम, ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। तो वाइडली यूज होता था, डेसिमल की वैल्यूज भी काउंटेबल थी, यानी इंक्लूड की थी, डेसिमल का आंकड़ा ये देता था, इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम कहते थे। इंग्लिश सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। दो तरीके के सिस्टम हमारे मेजरमेंट के थे, कब? 18वीं शताब्दी, यानी 18 सेंचुरी के आसपास। क्लियर है? फटाफट देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद क्या हुआ। ठीक ना, एक तरीके से हिस्ट्री चीज़ें हैं, सारी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो वहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट में ही। आगे बढ़ते हैं तो साल आता है 1875, 1875। 1875 में क्या होता है बच्चों? देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस। एक कॉन्फ्रेंस होती है पेरिस में, इसको मैं लिखता नहीं, देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, किसके विषय पर हुई? मेजरमेंट सिस्टम के विषय पर हुई। तो वहां पर एक चीज निकल के आई। क्या निकल के आई? वहां पर एक चीज लॉन्च हुई जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये कहां हुई थी? पेरिस में। यहां पर एक चीज निकल के आई, न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक ना, यहां पे लॉन्च्ड हुआ, जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआई यूनिट भी कहते हैं, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये कब हुआ? 1875 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें क्या निकला? उसमें निकला कि न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात हुई। जब न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात हुई तो वहाँ पर क्या निकला? एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए जो सभी के लिए लागू हो जाए, तो उसी को हम लोग बोले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक ना, एसआई यूनिट आ गई। अब ये एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट्स? ठीक ना, ये क्या थी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो एसआई यूनिट, दिस यूनिट्स डिपेंड ऑन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। दिस यूनिट is depends on 7 basic physical quantities। तो 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, ठीक ना, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उस पर ये डिपेंड करती थी। ठीक ना, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डेवलप्ड, यानी इन्हीं की, यानी जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हीं से ही नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया गया। बहुत ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज को उसी से ही मेजर किया गया, बनाया गया। ठीक ना, तो यहां पर हम लोग अब 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं कि ये क्या थी। ठीक ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, दिस यूनिट्स डिपेंड ऑन 7 basic physical quantities. Other physical quantities can be developed by these 7 physical quantities. यानी next 7 इन्हीं से डेवलप की गई थी। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। This unit is depends on 7 basic physical quantities, जो कि क्या थी, ध्यान से देखिए। जैसे मैं लिखता हूं, माला टाइम से लेट आती है, तो ये एक निमोनिक के जैसा आप याद कर सकते हो। माला टाइम से लेट आती है। अब माला का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। MA यानी मा फॉर क्या आप लिख सकते हो, MA से आप समझ सकते हो मास। LA से क्या लिख सकते हो आप, लेंथ। टाइम एज इट इज लिखा ही हुआ है, टाइम उसको आप लिख देना है इस तरीके से। ठीक ना, टाइम है। L फॉर क्या होता है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद A आ रहा है, तो A से क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक ना, T फॉर टाइम आ चुका है, इसलिए यहां पर T फॉर क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और E फॉर क्या होगा, E फॉर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमारे पास क्या थी, यूनिट थी, या हम जिसे कहते हैं एसआई यूनिट्स, या 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक ना, अब हम इसको अगर हम देखना चाहें तो मास को हम लोग किस में मेज़र कर सकते हैं, ठीक ना, इसको केजी में। लेंथ को आप जानते हो मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम को आप जानते हो सेकंड में कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक ना, टेम्परेचर केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक ना, एम्पियर में, ध्यान से देख लीजिए। तो सेकंड को अगर लिखना है तो एस ओनली लिखिए। तो ये हिंदी में क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, आप जानते ही हो। लेंथ मतलब क्या हुआ, लंबाई। टाइम समय,
इल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, टेम्परेचर यानी ताप, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे आपके सामने बताया। तो यही 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी। ध्यान से इसको देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आने वाली क्लास में हम लोग इसके आगे, यानी जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो मेजरमेंट क्वांटिटी होती है वो काफ़ी स्मॉल, यानी थोड़ी थोड़ी मेजरमेंट क्वांटिटी को लिया जाता है, स्मॉल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमें केजी, जैसे आप देख रहे हो मास है, अगर किसी केमिकल का मास लेना है तो केजी में थोड़ी ना लेंगे, वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल होता है, जो कि कहाँ से बनती है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से ही बनी होती हैं, ठीक ना, जिसमें हम प्रीफिक्स लगा करके उनको चेंज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे पास प्रीफिक्स लगा करके यूज़ करके और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ बन सकती हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।